हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। यदि हम साइड बुक की बात करते हैं तो इस साइड बुक में 7वां चैप्टर हो जाता है। ये जो चैप्टर है हम लोग छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर कर पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाए, इसीलिए छोटे छोटे चैप्टर और छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। बात करते हैं नए चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है इकाई 3 एक्सरसाइज 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, वो चुंबकत्व होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये दोनों चैप्टर मिलाकर के एनसीईआरटी में 4 चैप्टर बनाया गया है और इसी 4 चैप्टर को हम लोग 2 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और एक चुंबकत्व पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग टॉपिक लेकर के अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और पूरी तरह से डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ। तो ये आप पूरा चैप्टर जरूर आप लोग वीडियो देखिएगा। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन कि अगर किसी भी चुंबकीय सुई या कंपास की सुई को अगर हम रखते हैं तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाती है। जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि जब चुंबकीय सुई को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाती है। आखिर इसका कारण क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चुंबकीय सुई होते हैं, जब हम उसको अगर हम स्थिर अवस्था में रखते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ दिशा में, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाती है। इसका मेन कारण है चुंबकीय क्षेत्र। किसका चुंबकीय क्षेत्र? तो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आकर के रुक जाएगी। उसको कितना बार भी घुमाएंगे वो एक ही अवस्था में, यानी कि उत्तर और दक्षिण अवस्था में ही रुकेगी। तो बात करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या। चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई भी कंपास की सुई या चुंबकीय सुई अपने उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर किसी एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं ये सुई है, इस सुई को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। उस बल आघूर्ण के कारण इसका जो दिशा होगी चुंबकीय सुई या कंपास की, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में होगी, ये फिक्स हो जाता है। तो इसके कारण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा होता है, तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा समझिए, चुंबकीय क्षेत्र है क्या। कहेंगे किसी चुंबक क्षेत्र के, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर किसी एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है, ठहर जाती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हमेशा क्या होता है कि कंपास का सुई एक ही दिशा में ठहर जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है कंपास का सुई है। कंपास का सुई कह सकते हैं या चुंबकीय सुई कह सकते हैं, जिसका जो दिशा है वो साउथ और नॉर्थ है। हमेशा दिशा साउथ और नॉर्थ, यानी कि दक्षिण और उत्तर ध्रुव को प्रदर्शित करती है। और यदि
अगर हम किसी चुंबक को इसके नजदीक लाते हैं तो ये हमेशा एक दिशा में आकर के इस तरह से ठहर जाती है, यानी कि ये साउथ और नॉर्थ की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की ये दिशा हो जाती है, तो ये बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं है क्या? जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, विद्युत बल रेखाएं पढ़े थे, ठीक उसी तरह से ये चैप्टर में भी चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। अविरत का मतलब होता है लगातार, अविरत प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो ध्यान से समझिए, जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। जिस तरह से हम लोग विद्युत बल रेखाएं पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं को अगर परिभाषित करना हो तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। जिस तरह से हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं को अविरत प्रदर्शित करती थी। दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। वहां पे विद्युत की बात हो रही थी, यहाँ चुंबक की बात हो रही है। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं पर खींची गई जो दिशा होती है, चुंबकीय खींची गई जो रेखा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जब हम विद्युत बल रेखाएं पर कोई रेखा को अगर प्रदर्शित करते हैं तो वहां पे विद्युत रेखाओं को दिशा बताती हैं। तो हम आपको फिगर से बता रहे हैं, ध्यान से इसको आप समझिएगा। ये विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे मान लेते हैं चुंबक जो है ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इससे क्या होता है, इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं। ये जो है बाहर की ओर प्रदर्शित करती है, नॉर्थ पोल जो होता है बाहर की ओर प्रदर्शित करती है, और ये जो है वो साउथ पोल है, साउथ पोल जो होती है वो अंदर की ओर प्रदर्शित करती है। और हमेशा जो होता है, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो है हमेशा ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। जिस तरह से हम लोग विद्युत बल रेखाएं खींचे थे उसी तरह से हमारा ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये नॉर्थ पोल ये बाहर की ओर प्रदर्शित करती है, इससे स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो ये बाहर की ओर प्रदर्शित कर रही है, और इसके स्पर्श से जो खींची गई रेखा है ये अंदर की दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। और ये आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। इसमें खास बात ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये जिस तरह से विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे से कभी नहीं काटती हैं। सेम केस होता है, जो चुंबकीय बल रेखा है और जो विद्युत बल रेखा है दोनों सेम केस हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत बल रेखाएं की कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इन केस यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनसे अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। याद रखिएगा, कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर ऐसा होता है तो अनंत रेखाएं उससे स्पर्श से खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, अगर ये पास पास होती है, ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं जब पास पास होती हैं तो वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
जब चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और जब चुंबकीय रेखाएं अगर दूर दूर होती है तो वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कहला जाती है। और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु को और ले जाते हैं तो वो खींच लेती है, लेकिन दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर सपोज दैट चार दोस्त अगर साथ में जाते हैं तो भले वो कमजोर हो, लेकिन आपस में लगता है कि नहीं हम लोग बहुत ही मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट अगर हम कमजोर हैं तो हमारा दोस्त हमारे साथ देगा और किसी से भी झगड़ा कर सकता है। तो ये दिमाग में बना रहता है कि चार दोस्त हैं, चारों लोग हम लोग मिल करके किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, तो वो प्रबल बन जाते हैं क्योंकि वो पास पास हैं। लेकिन जब वही चारों दोस्त चारों दिशाओं में बढ़ जाते हैं और कभी उन पे आफत आती है तो वो एक दूसरे को फोन करके बुलाते हैं, यार आओ जल्दी, यहाँ पे मार करना है, यहाँ पे झगड़ा हुआ है, झगड़ा को निपटाना है। इस तरह से बातें होती हैं। यानी कि सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जब अगर नजदीक आदमी रहता है बहुत सारे तो वो यूनिटी होता है और प्रबल कहलाता है। जैसे दूर दूर हो जाते हैं वो दुर्बल कहलाते हैं, वीक हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं यदि पास पास होती है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहला जाता है, और जब चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कहला जाता है। अब बात करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जानते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जानते हैं या चुंबकीय प्रेरण के भी नाम से जानते हैं। चुंबकीय तीव्रता को हम सदिश से डिनोट करते हैं, यानी कि यह जो राशि है वो सदिश राशि है। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और जिस तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है उसी तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो इस चैप्टर में सबसे खासियत बात यह है कि जो बच्चे जो स्टूडेंट अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में अगर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, अगर ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो उनका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बारे में कंपैरिजन जरूर हम करेंगे हर जगह। जैसे हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को कंपैरिजन किए, फिर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की बात हम किए। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात किए, तो ठीक इसी प्रकार से जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके पहले जो है वो आप लोग पढ़े होंगे विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से इसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ध्यान से समझिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है, उसके बाद हम विद्युत फ्लक्स के भी बारे में थोड़ा सा रिमाइंड आपको करेंगे। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से इसके लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, और चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वेबर होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गोबर कहने लगते हैं, तो ध्यान से समझिएगा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका SI मात्रक वेबर होता है। वेबर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं शुद्ध हिंदी में, और संकेत में हम WB से डिनोट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा वेबर, इसका SI मात्रक वेबर। अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमाइंड करना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे ध्यान से समझ, जहां चुंबक है वहां पे विद्युत कर देंगे, परिभाषा चेंज हो जाएगा।
जैसे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या तल से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। ये विद्युत फ्लक्स का भी जो मात्रक होता है वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स तो ध्यान से समझ लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स दोनों एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि चुंबक यहाँ पर है, वहां पर विद्युत हुआ करता था। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक तो हो गया, याद रखिएगा वेबर। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, वेबर याद रखे रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एक और बात बताना चाहेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ये कोई दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र बना है। जब किसी भी चुंबकीय सुई को इसके किसी भी बिंदु पर ले जाते हैं तो समान रूप से उस पे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, तो इसको बोल देते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन असमान चुंबकीय क्षेत्र, सपोज दैट ये कोई दंड चुंबक है, ये कहीं मोटा, कहीं पतला, कहीं दुबला, इस तरह से अगर ये दंड चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र ये प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा, तो असमान होगा, कहीं अधिक होगा, कहीं कम होगा। तो इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई को या कंपास को अगर ले जाते हैं तो ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दिशाएं को प्रदर्शित करने लगती है। तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम असमान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ओरेस्टेड का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरेस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं ओरेस्टेड का प्रयोग। इसके पहले हम लोग बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड का प्रयोग है क्या? सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में यह बताया कि जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह देते हैं। जब किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा प्रवाहित के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले 3 फिगर आप ध्यान से समझिएगा। ये फिगर 3 ठे बना हुआ है। 3 ठे फिगर में हम लोग 3 कंपास लगाए हुए हैं। तीनों कंपास का अलग अलग आप स्थितियां देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में हम इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं और स्विच को खुला छोड़ दिए। जैसे स्विच को खुला छोड़ करके हम इस कंपास के नजदीक लाते हैं तो कंपास के जो सुई है साउथ और नॉर्थ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में सुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रहता है वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हम सेकेंड फिगर की बात करते हैं। जैसे इस कुंजी को अगर बंद करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पॉइंट में जैसे ही इस कुंजी को बंद करते हैं तो इस बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है
और जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगती है, उस चालक तार को हम किसी कंपास के नजदीक ले जाते हैं। जैसे ही नजदीक ले जाते हैं तो जो कंपास का सुई का दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इधर दिशाएं इस तरह से थी और यहाँ पे दिशाएं ये इसकी परिवर्तन हो जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई की दिशा को परिवर्तित कर देती है। अब थर्ड जो स्टेप है, ध्यान से समझिएगा, थर्ड स्टेप को भी हम क्या करते हैं, कुंजी को बंद करते हैं और इसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसके जिस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अब इसके ठीक विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि सुई जो है अब पहले वाले सुई के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करिए, जब विद्युत धारा को नजदीक ले जा रहे हैं तो भी और दूर ले जा रहे हैं तो भी विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अतः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि इसके निष्कर्ष से हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आवेश की गति की अवस्था ही विद्युत धारा होती है। जैसे आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो आवेश की गति की अवस्था ही विद्युत धारा होती है। अतः दूसरे शब्दों में अगर कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑरेस्टेड का प्रयोग था। और हम लोग अब बात करेंगे विद्युतीय चुंबकीय बल की बात करते हैं। ये था आपका ऑरेस्टेड का प्रयोग। अब हम लोग चुंबकीय बल की बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुंबकीय बल एवं क्षेत्र। कभी कभी चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण सदिश या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कि पहले हम चुंबकीय क्षेत्र बता चुके हैं, फिर भी आपको ध्यान से समझना होगा कि जब किसी धारावाही चालक के नजदीक अगर किसी सुई को ले जाते हैं तो उस पर एक अपना प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसे धारावाही चालक का चुंबकीय प्रभाव कह देते हैं। इस चुंबकीय प्रभाव को हम चुंबकीय बल या चुंबकीय प्रबलता भी कह देते हैं। इस चुंबकीय प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय सदिश के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय बल एवं क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी धारावाही चालक के चारों ओर किसी स्थान पर, किसी धारावाही चालक के चारों ओर किसी स्थान पे, सपोज दैट ये कोई धारावाही चालक है, अब इसके किसी एक स्थान की बात कर रहे हैं, जैसे ये ब्लैक वाले स्थान की बात कर रहे हैं। किसी धारावाही चालक के चारों ओर किसी एक स्थान पर एक चुंबकीय सुई इसके प्रभाव को धारावाहक चालक के स्थान की चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता कह देते हैं। अगर इस ब्लैक के पास अगर कोई चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो उसकी प्रबलता उस पर आरोपित हो जाती है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता कह देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को हम प्रायः चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से जानते हैं, चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं और चुंबकीय सदिश के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत सारा नाम है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, इसलिए इसको याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। सब एक ही है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय सदिश, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय बल, ये जो है सब एक ही तरह से है। इसको हम लोग चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम B से
या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से, या चुंबकीय प्रेरण को हम B से, या चुंबकीय सदिश को हम B से निरूपित करते हैं। अब सवाल ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है। जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की भी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला विशेषता की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर भी एक सदिश राशि है। जैसे विद्युत क्षेत्र E वेक्टर भी एक सदिश राशि है, ठीक उसी तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर भी एक सदिश राशि है। दूसरा विशेषता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर भी त्रिविमीय है, यानी कि E वेक्टर की विमा भी 3 होती थी, x y z, और चुंबकीय क्षेत्र की भी जो विमाएं होंगी वो x y z होंगी। तीसरी बात करते हैं, यह विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समान ही कला भ्रमित हो सकता है। जिस तरह से हमारा काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र की होती थी और हमें वो कला भ्रमित करती थी, और ठीक उसी तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी वो काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखाएं होती है, वो भी हमें कला भ्रमित कर देती है, यानी कि वो होता है पर दिखता नहीं, यही कला भ्रमित होता है। जो होता है लेकिन दिखता नहीं है, हम महसूस कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि नहीं, ये अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये हमें कला भ्रमित करती हैं। अब बात करते हैं चौथा, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर पारगम्यता म्यू पर निर्भर करता है। इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं, म्यू को यू ऐसे लिख करके ऐसे खींच देते हैं, म्यू बन जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो पारगम्यता म्यू पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र जो होता है ई वेक्टर वो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट पर आधारित होता है, एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर होता है। तो ये जो विशेषताएं थी वो चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं थी। अब बात करते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम को हम दाएं हाथ के पेंच का नियम भी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम को हम दाएं हाथ का पेंच का नियम भी कहते हैं। अब दाएं हाथ का पेंच का नियम या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो यदि किसी काल्पनिक दाएं हाथ, ये दाएं हाथ है, यदि किसी काल्पनिक दाएं हाथ का एक पतले चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में होता है, इस तरह से कर देते हैं, तब स्क्रू के घूमने की दिशा चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे ही आप देख सकते हैं, ये आपका स्क्रू है और ये कार्क है। कार्क मीन्स कोई भी लकड़ी का गुटका है जिसमें हम लोग स्क्रू लगाते हैं, कसते हैं। तो ये स्क्रू है, हम इसको कस रहे हैं, तो ये घूमने की जो दिशाएं होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हम कह सकते हैं यदि किसी काल्पनिक दाएं हाथ का एक पतले चालक प्रवाहित धारा की दिशा में होता है, इस तरह से अगर प्रवाहित धारा की दिशा में होता है तो स्क्रू के घूमने की दिशा, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो गैप खाना है, ये जो घूमने की जो दिशाएं होती है वो चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस तरह से अगर हम इसको सपोज दैट ये स्क्रू है और ये जो है वो आपका कार्क है, अगर इसमें हम इसको इस तरह से कस रहे हैं या इस तरह से कसते हैं, तो ये घूमने की जो दिशाएं होती हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को हम फ्लेमिंग का मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम या दाएं हाथ का पेंच का नियम कर देते हैं। अब बात करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम किसे कहेंगे, तो कहेंगे यदि धारावाही चालक के दाएं हाथ में, यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए, जैसे मान लेते हैं ये कोई धारावाही चालक है, दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए, ऐसे रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, यानी कि नीचे से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो अंगुलियां मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि जब किसी धारावाही चालक को हम दाएं हाथ में इस प्रकार रखते हैं
कि ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है और ये मुड़ी हुई अंगुलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसे हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कह देते हैं। इस फिगर को आप देख सकते हैं कि इसको हम दाएं हाथ में इस तरह से पकड़े हुए हैं और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और ये आपका चालक तार है जिसमें धारा नीचे से ऊपर तक प्रवेश कर दिए। तो इसी को हम बोल देते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य किसे कहेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे। ऐसे पहले हम लोग चुंबकीय सामर्थ्य पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मूला बेसिस इसका पढ़ेंगे। फॉर्मूला चुंबकीय सामर्थ्य का क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। यदि कोई आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में वेग v वेक्टर से इस प्रकार गति करता है कि v वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच थीटा कोण बनता है, तब आवेश पर लगा बल Fm निम्नलिखित होता है। ध्यान से ये फिगर समझिएगा। जब कोई चालक पर प्लस q आवेश v वेक्टर और b वेक्टर के बीच थीटा कोण अगर इस प्रकार हो तो इस पर जो लगने वाला बल चुंबकीय बल Fm वेक्टर होता है, हम इस तरह से दे सकते हैं Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ध्यान से आप समझिएगा। यदि कोई आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज दैट ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में यदि स्मॉल q आवेश v वेक्टर और b वेक्टर इस प्रकार गति करता है कि दोनों के बीच में जो कोण थीटा बनता है, इसको हम लोग निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। Fm बराबर QVB sin थीटा, जहां Fm जो है वो आपका चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, Q जो है वो आवेश है, V जो है वो आवेश का वेग है और B जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा जो है VB के बीच बना कोण है। तो हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर के भी रूप में लिख सकते हैं। जब साइन हटेगा तो Q और V और B के बीच में जो वेक्टर होगा वो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो साइन हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो V वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है और जो आवेश इनके चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल लगता है चुंबकीय बल Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर, इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें लिखना क्या है चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। तो यदि हम चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को B से डिनोट करते हैं, यदि हमें B निकालना है तो QV sin थीटा बाई में चला जाएगा, तो लिख सकते हैं B इज इक्वल टू Fm बाई QV sin थीटा। B बराबर Fm बाई QV sin थीटा। ये B जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य कहते हैं। B को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को B से डिनोट करते हैं, अर्थात B बराबर Fm बाई QV sin थीटा लिख सकते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का जो मात्रक होता है, SI मात्रक। SI मात्रक की बात करते हैं तो टेस्ला होता है। टेस्ला को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का या चुंबकीय क्षेत्र सदिश का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है और SI मात्रक टेस्ला। यदि सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गाउस होता है, हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो यदि हमें एक टेस्ला बराबर हमें लिखना हो तो एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक टेस्ला बराबर लिखना हो तो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक गाउस में कितने टेस्ले होते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। एक गाउस में 10 का पावर -4 टेस्ला होता है। एक गाउस में 10 का पावर -4 टेस्ला होता है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य B का बीमा की बात किया जाए
तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा B इज इक्वल टू एम ए इनवर्स टी का पावर -2 होता है। B इज इक्वल टू एम ए का पावर -1 टी का पावर -2, ये बीमीय सूत्र है। बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। न्यूटन का आप जानते हैं टी का पावर -2 एम्पियर है, ये सेम रहेगा और मीटर आपका एम इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एम एल टी का पावर -2 और इनटू एम्पियर इनवर्स और एम इनवर्स। तो ये कट जाएगा, बचेगा एम ए इनवर्स टी का पावर -2, तो वही लिखें एम ए इनवर्स टी का पावर -2। इस तरह से हम बीमीय सूत्र निकालते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करेंगे तो कहेंगे अनेक स्रोतों से प्राप्त अनेक चुंबकीय क्षेत्रों का, अनेक स्रोतों से प्राप्त अनेक चुंबकीय क्षेत्रों का कुल चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर प्रत्येक स्रोत के चुंबकीय क्षेत्रों B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर डॉट डॉट के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात B वेक्टर बराबर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। जिस तरह से हम लोग बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे और विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यानी कि किसी दिए गए आवेश पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग आवेशों का चुंबकीय क्षेत्र के मान के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात बी वेक्टर बराबर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस डॉट 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 हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक आवेशित कण जिस पर स्मॉल q आवेश है, यदि कोई आवेशित कण जिस पर स्मॉल q आवेश है एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर दोनों अस्तित्व में हो। यानी कि जब कोई आवेशित कण स्मॉल q एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी स्थित होता है, तो उस आवेश पर कुल लगा बल, उस कुल बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल अर्थात F वेक्टर बराबर हम Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर लिख सकते हैं। Fe वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, Fm का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ये विद्युत बल है और ये चुंबकीय बल। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी कण आवेशित कण पर चुंबकीय बल और विद्युत बल का योग ही लॉरेंज बल कहलाता है। किसी आवेशित कण पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का योग ही हम लॉरेंज बल कह देते हैं। अगर इसको डिटेल में अगर बोलना होगा तो कहेंगे यदि एक आवेशित कण जिस पर स्मॉल q आवेश है एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी स्थित हो, तो उस पर लगा कुल बल का मान लॉरेंज बल कहलाता है। अर्थात लॉरेंज बल F वेक्टर बराबर Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर। इसको डिटेल की बात करते हैं, डिटेल में तो ध्यान से समझिएगा। Fe वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे। Fe वेक्टर इज इक्वल टू, ये Fe वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर पढ़े हैं। इसको अगर इक्वेशन 1 कर लेते हैं तथा अभी हम लोग पढ़े हैं ये Fe वेक्टर है, Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पढ़े हैं। तो समीकरण 1 से अगर लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे QE वेक्टर प्लस Fm वेक्टर के जगह पर Q और इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू Q, दोनों में कॉमन है Q लिख लेते हैं, E
एक फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक न्यूमेरिकल, ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। लॉरेंज बल F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये हम लोग याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। एक न्यूमेरिकल बताएंगे, इसको आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है। ये न्यूमेरिकल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉपर के प्रति मीटर क्यूब में, कॉपर के प्रति मीटर क्यूब में समवाहक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संवाहक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.0 इंटू 10 टू पावर 28 है। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई तथा 8.0 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई धारावाही कॉपर तार चुंबकीय क्षेत्र 5.0 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला के लंबवत रखा जाता है। तार पर लगने वाला बल तार पर लगने वाला बल 8.0 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बनाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और हम आपको बता रहे हैं बहुत आसानी से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉपर के प्रति मीटर क्यूब में एक संवाहक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.0 इंटू 10 टू पावर 28 है। 1 मीटर लंबाई तथा 8.0 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई धारावाही कॉपर तार चुंबकीय क्षेत्र 5.0 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला के लंबवत रखा जाता है। तार में लगने वाला बल 8.0 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर दिया है, लिखेंगे 8.0 इंटू 10 टू पावर 28, ए दिया है 8.0 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर और b का वैल्यू दिया है 5.0 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला और आपका f दिया है 8.0 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन। पूछ रहे हैं आप वह वेग ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले तो हम Q निकालते हैं, इसमें Q नहीं है तो सिंस हम Q निकालते हैं तो NaE L कर लेते हैं, LE कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू NaLe, क्यों? यानी कि L जो है वो तार का हमारा आयतन हो गया, Al जो है कॉपर के प्रति मीटर क्यूब, ये पूरा तार की लंबाई है, और E जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का वैल्यू हम रखते हैं 8.0 इंटू 10 टू पावर 28, और A के जगह पर A का वैल्यू रखते हैं 8.0 इंटू 10 टू पावर -6, और L के जगह पर L का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ पे L दिया है 1 मीटर, यहाँ पर 1 कर लेते हैं। E के जगह पर 1.6 इंटू 10 टू पावर -6 कर लेते हैं 19, ये 19 कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, और हम जानते हैं सिंस B इज इक्वल टू F बाई Q और V साइन थीटा, और थीटा का भी वैल्यू दिया है 90 डिग्री। आप कहिएगा सर 90 डिग्री क्यों दिया है? क्योंकि एक दूसरे के लंबवत रखा है, तो हम लिखेंगे, ये आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन आएगा 1.024 इंटू 10 टू पावर 5, ये कूलम हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये इतना आना चाहिए। तो हम B बराबर F बाई क्यू भी साइन थीटा, F के जगह पर F का वैल्यू पुट करते हैं 8.0 इंटू 10 टू पावर -2, और Q के जगह पर 1.024 इंटू 10 टू पावर 5, और इंटू V के जगह पर V का वैल्यू, हमें V का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कर सकते हैं, या V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F बाई क्यू बी साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू F के जगह पर F का वैल्यू पुट कर दिए, Q के जगह पर Q का वैल्यू पुट कर दिए, और B के जगह पर ये टेस्ला वाला लिख लेते हैं 5.0 इंटू और 10 टू पावर -3, और इंटू साइन 90 का, साइन थीटा जो है साइन 90, और आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसको कैलकुलेशन आप करिएगा और देखिएगा कितना वैल्यू आ रहा है, 1.563 आना चाहिए, 1.563 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, ये 10 टू पावर -4 आना चाहिए, कैलकुलेशन करके देखिएगा ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। इस तरह से न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है। जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसको वाट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, आराम से न्यूमेरिकल बन जाता है। तो ये न्यूमेरिकल आप भी जरूर कमेंट बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग नए नए टॉपिक के साथ फिर मिलते रहेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।